बच्चों ये सवाल तुमने कहा था प्रश्नावली 1.2 के तीसरा और चौथा सवाल एक एक ही आच्छादक सिद्ध करने संबंधी जो सवाल हैं ये करने को तुमने कहा था। तीसरा सवाल है, एक महत्तम पूर्णांक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ जो है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है। यानी इस फलन का प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी ये प्रत्येक वास्तविक संख्याओं का वास्तविक संख्या ले सकता है, और इसका परिषद अगर इसका सहप्रांत अगर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिया जाए तो हमें यह बताना है कि ये जो फलन है एफ एक्स इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन न तो ये एकाकी है और न ये आच्छादक है, ये हमको सिद्ध करना है। बच्चों हम ये जानते हैं कि कोई फलन एकाकी तब होता है जब उसके प्रांत के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से प्रांत के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग होते हैं तो हम कहते हैं कि वह फलन एकाकी है। लेकिन महत्तम पूर्णांक फलन की स्थिति में ये होता है कि वह, जैसे हम कहें कि महत्तम पूर्णांक 1 कहें तो इसका मतलब ये हुआ वो महत्तम पूर्णांक जो 1 के बराबर या 1 से कम है उसे हम कहेंगे महत्तम पूर्णांक 1 और ये 1 ही होगा। अगर हम महत्तम पूर्णांक 1.1 कह रहे हैं, अगर हम संख्या रेखा पर देखते हैं तो ये अगर 0 था, ये 1 है, ये अगर 2 है, तो वो महत्तम पूर्णांक 1.1 संख्या यहाँ कहीं होगी। 1.1 यानी 1 से ज़्यादा संख्या है लेकिन 2 से कम है। अगर 1.1 वास्तविक संख्या यहाँ पर है तो वो महत्तम पूर्णांक जो 1.1 के बराबर या उससे कम है। महत्तम पूर्णांक 1.1 तो अपने आप में पूर्णांक नहीं है, इसलिए वह महत्तम पूर्णांक जो 1.1 के बराबर या उससे कम है। तो जो महत्तम पूर्णांक होगा 1.1 के, ये तो खुद में महत्तम पूर्णांक नहीं है, तो इसके इमीडिएट बिफोर यानी इससे जस्ट पहले जो महत्तम पूर्णांक है वो 1 है। वह महत्तम पूर्णांक जो 1.1 के बराबर या उससे कम है वह 1 हुआ। इसी प्रकार से अगर महत्तम पूर्णांक 1.2 मुझे निकालना है, 1.2 पॉइंट यहाँ कहीं होगा और ये भी पूर्णांक नहीं है 1.2, तो वो महत्तम पूर्णांक जो 1.2 से बड़ा नहीं है वह 1 होगा। अगर मैं 2 को पूर्णांक, देखिए 1 के बाद अगला पूर्णांक 2 ही है, 1.2 को मैं 2 नहीं ले सकता क्योंकि 1 ये 2 जो है 1.2 से बड़ा होगा। इसलिए वो जो महत्तम पूर्णांक जो 1.2 के बराबर या उससे छोटा है, तो बराबर वहाँ पर स्थित आता है जब हम इस x को कोई पूर्णांक लेते हैं। तो महत्तम पूर्णांक 1 इक्वल टू तो 1 हो गया क्योंकि वो पूर्णांक ही है। लेकिन महत्तम पूर्णांक 1.1 अगर हम कह रहे हैं तो 1.1 एक पूर्णांक नहीं है, तो इससे जस्ट पहले जो पूर्णांक हो वो माइनस का होगा। वो महत्तम पूर्णांक जो 1.1 के बराबर या उससे कम है तो ये 1 हो गया। वैसे 1.2 महत्तम पूर्णांक 1.2 भी 1 हो जाएगा। ये हम चलते रहेंगे 1.9999 तक ये हमेशा 1 आएगा। जैसे हम महत्तम पूर्णांक 2 करेंगे तो ये महत्तम पूर्णांक 2 हो जाएगा। वो महत्तम पूर्णांक जो 2 के बराबर या उससे कम है तो 2 अपने आप में पूर्णांक है, 2 हो गया। अगर हम महत्तम पूर्णांक 2.1 करते हैं तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे, इसको हम उदाहरण से बताएंगे, हमें दिखाना है कि फलन एकाकी है या नहीं है। ये समझने की बात थी। हम लिखेंगे कैसे इसको एकाकी, हम लिखेंगे क्योंकि f1 बराबर महत्तम पूर्णांक 1 बराबर 1, f1.1 बराबर महत्तम पूर्णांक 1.1 बराबर 1, f ऑफ 1.2 इक्वल टू महत्तम पूर्णांक 1.2 बराबर 1। तो हमें दिख रहा है कि अलग अलग, ये देखिए अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब समान है। तो हमें दिख रहा है f1 इक्वल टू 1 है, f1.1 इक्वल टू 1 है, f1.2 भी 1 है। अलग अलग अवयवों के प्रांत, ये सब वास्तविक संख्या है क्योंकि इसका प्रांत जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। प्रांत के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब सब प्रांत में एक ही हैं। यह फलन एक ही नहीं है, यह बहुएक फलन है। अनेक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है क्योंकि क्योंकि अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब प्रतिबिंब समान हैं, अतः यह महत्तम पूर्णांक फलन
महत्तम पूर्णांक फलन एफ आर इज टू आर, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, वास्तविक संख्या यही अगर पूर्णांकों के समुच्चय में होता तो ये एक ही होता, क्योंकि अलग अलग अवयवों के एक का प्रतिबिंब एक होता है, दो का प्रतिबिंब दो होता है, लेकिन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में क्योंकि अलग अलग अवयव के प्रतिबिंब समान समान है, अतः यह महत्तम पूर्णांक फलन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। पहली बात तो ये हुई कि एक ही नहीं है। अब मैंने कहा यही अगर एक मिनट के लिए समझने के लिए, अगर यह फलन पूर्णांकों के समुच्चय से पूर्णांकों के समुच्चय में परिभाषित होता, अगर यही फलन z से z में परिभाषित होता तो उस समय ये फलन एक ही होता। अलग अलग अवयवों, अलग अलग पूर्णांकों के प्रतिबिंब अलग अलग अवयव होते हैं, उस समय ये फलन एक ही होता। लेकिन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ये फलन एक ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग वास्तविक संख्याओं के प्रतिबिंब एक ही संख्या आ रही है। तो इस प्रकार से हम एक वाक्य लिख के इसको इसके अपने सपोर्ट में ये हम लॉजिक देंगे। अब देखना क्या ये आच्छादक है, तो आच्छादक होने के लिए ये होगा कि हम किसी फलन को आच्छादक कहते हैं यदि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी अवयव का एक प्रतिबिंब होता है, तो हम कहते हैं फलन आच्छादक होता है। जैसे ये फलन मैंने कहा है ये आच्छादक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शून्य बची, एक अवयव बच गया है, ये फलन, ये इसे हम एक ही तो है ये फलन, लेकिन ये फलन आच्छादक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कोई फलन अगर आच्छादक है तो उसके स्वप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। दूसरे शब्द में अगर फलन एक ही है तो उसका मतलब ये होगा कि जो परिसर समुच्चय है, जो परिसर समुच्चय है और जो स्वप्रांत समुच्चय है वो एक ही होना चाहिए। अगर फलन आच्छादक है इस प्रकार से, तो ये जो परिसर, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, तो स्वप्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हैं। तो अब यहाँ कोई अवयव नहीं छूटा, स्वप्रांत में यहाँ कोई भी अवयव नहीं छूटा, तो इसका जो परिसर समुच्चय होगा, किसी आच्छादक समुच्चय का जो परिसर समुच्चय होगा और जो सहप्रांत समुच्चय होंगे वो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव जो है स्वप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। अब यहाँ को ये जो इसका जो स्वप्रांत समुच्चय है परिसर समुच्चय से बड़ा नहीं हो सकता है। परिसर क्या हुआ, इनके प्रतिबिंबों का समुच्चय। अब प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, तो इसलिए ये जो परिसर समुच्चय होगा और जो स्वप्रांत समुच्चय होगा दोनों बराबर अगर किसी समुच्चय किसी फलन के अंतर्गत होते हैं, किसी फलन के का परिसर समुच्चय और फलन का स्वप्रांत समुच्चय अगर दोनों बराबर होते हैं तो हम कहेंगे वो फलन आच्छादक है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो दिया गया फलन है f वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है, लेकिन जब हम इसका परिसर समुच्चय देखते हैं तो इसका जो परिसर समुच्चय होता है वो हमेशा पूर्णांकों का समुच्चय होगा। जो महत्तम पूर्णांक फलन है उसका प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब जो हमेशा एक पूर्णांक है। देखिए एक का प्रतिबिंब एक पूर्णांक, 1.1 का प्रतिबिंब एक पूर्णांक, 2 का प्रतिबिंब एक पूर्णांक, 2.1 का प्रतिबिंब 2, यानी 1 से 2 के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं यहाँ पर हैं। ये वास्तविक संख्याएं जो 1 से 2 के बीच में हैं वो किसी भी प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगे। तो इसके स्वप्रांत तो इसका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है r, लेकिन इसका जो परिसर समुच्चय है वो केवल पूर्णांकों का समुच्चय है। इसलिए क्योंकि ये पूर्णांकों का समुच्चय वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उप समुच्चय है। इसमें ऐसे कई वास्तविक संख्याएं हैं जो कि प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगी, इसलिए ये फलन आच्छादक नहीं हो सकता है। इसके कई वास्तविक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है प्रांत में, तो आच्छादक तो हम कहेंगे, इसको भी हम एक वाक्य से लिखेंगे। यहां फलन f का सहप्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r है, परंतु परिसर पूर्णांकों का समुच्चय
पूर्णांकों का समुच्चय z है, परंतु z इज सबसेट ऑफ r, यानी जो पूर्णांकों का समुच्चय है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय है, इसलिए f आच्छादक नहीं है। ये बात हमें लिखनी होगी, f आच्छादक नहीं है। आच्छादक होने के लिए क्या होना चाहिए था, z और r इक्वल होने चाहिए थे, यानी जो सप्रांत समुच्चय है और परिसर समुच्चय दोनों बराबर होंगे तभी फलन आच्छादक होगा। यहाँ ऐसा नहीं है, पूर्णांकों का समुच्चय। तो हम अगर इसे कहें रियलिटी में अगर समझने की कोशिश करें तो ऐसे कई वास्तविक संख्याएं होंगी यहाँ ऐसे कई वास्तविक संख्याएं होंगी जो जिनका कि पूर्व प्रतिबिंब यहाँ है ही नहीं, या ऐसी कई वास्तविक संख्याएं होंगी जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन जो आच्छादक नहीं है। इसी प्रकार से चौथा सवाल था, ये भी सेम इसी प्रकार से, ये फलन भी एक है कि नहीं है, ये भी बहुएक फलन है। एफ एक्स ऐसे परिभाषित है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और एफ परिभाषित है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है। तो हमें बताना है कि फलन जो है एक ही नहीं है। तो एक ही होने के लिए अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग होने चाहिए, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है, मापांक फलन है। मापांक फलन की विशेषता ये होती है कि ये एक इस तरह की मशीन है, इसके अंदर आप जब भी कोई धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जो भी डालेंगे वो हमेशा धन होकर बाहर निकलती है। हमें जानते हैं कि एक का प्रतिबिंब एफ ऑफ वन कहेंगे तो मॉड ऑफ वन इक्वल टू वन होगा, एफ ऑफ माइनस वन कहेंगे तो मॉड ऑफ माइनस वन भी वन होगा, यानी दो अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब समान है। ऐसे सभी वास्तविक संख्याओं के लिए होगा, दो और ऋण दो का प्रतिबिंब एक, तीन और ऋण तीन का प्रतिबिंब एक, और वास्तविक संख्या ले लीजिए एक बट्टा दो और ऋण एक बट्टा दो का प्रतिबिंब समान है। तो हमें केवल एक उदाहरण देख के इसे समझाना होगा कि f1 इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन, परंतु दोनों के प्रतिबिंब समान है, परंतु वन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। दो अलग अलग अवयवों को, यहाँ हमने लिखा नहीं, यहाँ हमने पूरा वाक्य लिखा, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। f1 इक्वल टू एफ, ये दिख रहा f1 और f ऑफ माइनस वन बराबर है, f1 इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन, परंतु वन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, यानी दो अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब समान है। ये हमने कहा, जो यहाँ हमने वाक्य में लिखा था, यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, वन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, इसलिए f एक ही नहीं है, ऐसे भी लिख सकते थे। या फिर हम ऐसे एक लंबा वाक्य लिख के कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब समान हैं, अतः एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एक ही नहीं है, ऐसे भी आप इसे लिख सकते थे। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ भी ऐसे लिख सकते थे, f1 इज इक्वल टू एफ ऑफ f1 इक्वल टू एफ ऑफ 1.5, परंतु 1 इज नॉट इक्वल टू 1.1, इसलिए फलन जो है एक ही नहीं है। या आप वहाँ भी इस वाक्य को लिख सकते थे, या फिर इस वाक्य को आप यहाँ लिख सकते हैं, दोनों लिखने के तरीके ठीक हैं। इसलिए f अलग एक ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग हमने देखा कि दो अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब समान है, f1 इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन है, परंतु 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, इसलिए f एक ही नहीं है। इसी प्रकार से हम आच्छादक अगर दिखाना चाहें फलन को, सेम लॉजिक यहाँ पर है। इस मापांक फलन में हमें जानते हैं कि इसका जो परिसर समुच्चय होगा हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, जो प्रांत समुच्चय है, और ये परिसर समुच्चय, परिसर समुच्चय तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, प्रांत समुच्चय भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। लेकिन अगर हम परिसर समुच्चय निकालेंगे, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्याओं का जो प्रतिबिंब है वो धनात्मक वास्तविक संख्या ही है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या यहाँ छूट जाएंगी, तो परिसर यहाँ पर है r प्लस, ठीक है। तो हम ये कहेंगे यहां फलन f का सप्रांत r है, यानी r है का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, परंतु परिसर r प्लस है, यानी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। r प्लस इज सबसेट ऑफ r, अतः इस वाक्य को न भी लिखें, ये बात यहीं से स्पष्ट होगी, यहां मैंने नहीं लिखा, अगर आप समझने के लिए अपने समझने के लिए लिखें, अतः प्रांत के
ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। इस प्रकार से हम इसको कहेंगे कि ये फलन एकाकी और आच्छादक है या नहीं है। इस बात को दिखाने के लिए हम उस प्रतिलोम वाली मेथड से नहीं करेंगे इसको इस प्रकार से दिखाएंगे इन दोनों सवालों को कि इनका जो परिसर समुच्चय है, उनका जो सप्रांत समुच्चय है, उनमें क्या संबंध है। हमेशा हमें देख रहे हैं कि परिसर समुच्चय जो है सप्रांत समुच्चय से छोटा है, तो इसलिए ऐसे कई अवयव होंगे परिसर में जो कि प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, या सप्रांत के ये अवयव, इन अवयवों का प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। इसलिए ये फलन जो है आच्छादक नहीं होंगे, और इन कारणों से ये एकाकी भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब एक ही हैं, इसलिए फलन बहुएक है, एकाकी नहीं है।